नमस्कार। आज मैं आप लोग को एसएसटी सब्जेक्ट का जो है इसमें पॉलिटी वाला पार्ट चैप्टर 1 पढ़ाऊँगा। तो चैप्टर 1 में जो है आपका सत्ता की साझेदारी। तो आपको आइडिया होगा कि सत्ता की साझेदारी से क्या मतलब है, कि यानी कि जो भी आपके देश में जो रूल करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो किस तरीके से जो है पावर को शेयर करते हैं अलग अलग पार्टीज़ के साथ। तो उसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उसको समझने से पहले आपको जो है एक थोड़ा देखिए, पॉलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो चैप्टर्स हैं उनमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अगर आपको वो कीवर्ड्स पता चल जाएं कि इन कीवर्ड्स का क्या मतलब है, तो आपका बहुत सारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये नाम हिंदी में हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो इसमें आप देखेंगे, इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कीवर्ड मिलेगा, कि अब लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी कि लोकतंत्र क्या है। अगर आपको लोकतंत्र पता होगा तो आप लोकतांत्रिक व्यवस्था भी समझ जाएंगे। विधायिका वर्ड आएगा। अब विधायिका क्या है, कार्यपालिका ये क्या है, न्यायपालिका क्या है, विकेंद्रीकरण या विकेंद्रित करना जिसे कहते हैं, सत्ता का बंटवारा क्या है। और इसमें 2 कंट्रीज़ का नाम यूज़ हुआ है, ठीक है, उनके एग्जाम्पल यूज़ हुए हैं। एक कंट्री है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका, ठीक है। तो अब हम एक एक पहले हम इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है। तो बच्चों देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था ये आपको देख के फ़ोटो में आपको देख के समझ में आ रहा होगा ना कि ये हमारा संसद है, पार्लियामेंट है, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या कहते हैं, जनता सरकार को चुनती है और वो पूरे देश का शासन चलाते हैं, ठीक है। तो वो व्यवस्था क्या कही जाएगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम कही जाएगी, ठीक है। तो अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है, अब लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, अब ये भी आप देखोगे कि 2 टाइप की होती है। आप देखोगे कि जैसे इंडिया है, तो इंडिया में लोग जो है क्या करते हैं, एक बार 5 साल में चुनाव होता है, वो जाके वोट करेंगे। अब देखिए, जैसे ये वोटिंग हो रहा है, ठीक है, तो ये वोट कर रहे हैं, तो अब ये वोट कर देंगे, उसके बाद 5 साल तक फिर इनका काम ख़त्म। अब इन्होंने जिसको जिताया है वो आपके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या जो है गांव के सरपंच या काउंसलर के रूप में जो है आपके देश का, आपके प्रदेश का, आपके एरिया का जो है वो वहाँ का शासन व्यवस्था चलाएंगे। तो इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। इसमें आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हो, जैसे सांसद को चुनते हो, एमएलए विधायक को चुनते हो, ठीक है, या जो है पार्षद काउंसलर को चुनते हो, या जो है ग्राम प्रधान या गांव के मुखिया को चुनते हो। एक दूसरे टाइप की भी डेमोक्रेसी होती है जिसको कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये देखिए, आपको इस फोटो में देखिए, यहाँ पे ये स्विट्ज़रलैंड का एग्जाम्पल है, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको लोग जान के आश्चर्य होगा कि ये बड़ा एक किस टाइप की डेमोक्रेसी है। आपने देखा होगा, आप देखते हैं कि जैसे आपके देश में कोई कानून बनना होता है, तो वो कानून कौन बनाता है। वैसे तो कहा जाए लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी, मतलब सबसे ऊपर है, तो क्या जनता कानून बनाती है। तो आप देखते हैं कि आप कानून नहीं बनाते हो। कानून आपने जिस नेता को चुना है वो सारे नेता बैठ के संसद में, जो सांसद हैं, वो कानून बनाते हैं पूरे देश के लिए। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इससे अलग होता है। वहाँ पे क्या होता है कि जनता सारे के सारी जो जनता मिल के इकट्ठे होती है और वो जो है वहाँ रेफरेंडम होता है, जनमत संग्रह से कहते हैं। तो रेफरेंडम के माध्यम से अगर जनता चाहती है कि किसी मुद्दे पे जो है इस पे कानून बनना चाहिए, और अगर 50% से ज़्यादा जनता ने उस पर अपनी सहमति जाहिर कर दी, तो उस पर कानून बनेगा। लेकिन आपने देखा होगा हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपको गुस्सा आता होगा कि क्या हो रहा है, ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हमारी सुन क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है, पूरी जनता खड़ी हो जाती है, फिर भी जो है नहीं सुना जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में आपको चुनाव के टाइम केवल अधिकार है,
उसके बाद तो फिर जो है जो नेता बनाना चाहेंगे, जो कानून बनाना चाहेंगे वही कानून बनेगा। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा कि अगर जनता को लगता है कि नहीं इसमें जो है इस मुद्दे पे जो है कोई कानून बने ताकि जो है इस पे जल्दी से मतलब सबका भला हो सके। लेकिन आप ये समझिए कि अब सोचिए भारत जैसा इतना बड़ा देश है, तो क्या यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी लगा सकते हैं? अब सोचिए 130 करोड़ आबादी वाला देश कहाँ पे इकट्ठा होंगे, कैसे जो है आप रेफरेंडम कराओगे, तो दिक्कत होगी। तो इसलिए हर मुद्दे पे जो है आप जो है जनता कानून नहीं बना सकती है। लेकिन जैसे स्विट्ज़रलैंड जैसा जो छोटा देश है जहाँ पे कुछ लाख या करोड़ में जो है आबादी है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये क्या कहते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है। लेकिन इंडिया जैसे बड़े कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से। लेकिन फिर भी आपकी जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो लोकल जो गवर्नेंस है, यानी ग्राम पंचायत लेवल पे या जो है नगर पंचायत लेवल पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी लगाई जा सकती है। कुछ जो है कुछ जगहों पे इसका जो है ये हो रहा है। जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट में जो है क्या कहते हैं इन्होंने स्वराज कि उस एरिया के किसी एरिया के लोग मिलके अगर ये कहते हैं कि नहीं इस एरिया में ये बनना चाहिए, तो एक जो है पायलट बेसिस पे ट्राई किया गया है कि किस तरीके से हम जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को जो है लोकल लेवल पे उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे है कि जैसे आपके क्षेत्र में आपको पता है कि हमारे क्षेत्र में ये समस्याएं हैं, तो अगर उस क्षेत्र के लोग मिल के जो है ये आधे से अधिक 50% लोग जाके कहें कि नहीं ये काम होना चाहिए, तो क्या होगा कि एक तरीके से जो उस एरिया का क्या कहते हैं जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो उस काम को करवा सकता है। तो एक फॉर्म डायरेक्ट डेमोक्रेसी भले ही देश के लेवल पे ना लागू हो सके, लेकिन जो छोटे स्तर पे इसको लागू किया जा सकता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। ठीक है, इससे क्या होता है जनता की जो जेन्युइन समस्याएं होती हैं, सचमुच जो चीज़ें उनको परेशान करती है, उस पर नियम कानून बनता है, उस पर काम होता है। ठीक है, अब आते हैं लोकतंत्र आप समझ गए हैं कि जनता के द्वारा शासन। ठीक है, अब लोकतंत्र के कुछ अंग हैं, तो ये अंग 3 अंग होते हैं। एक विधायिका, आप देख रहे हैं कि विधायिका, दूसरा जो है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। अब एक एक करके समझते हैं। विधायिका, इसको लेजिस्लेचर भी कहते हैं। लेजिस्लेशन आप वर्ड जानते होंगे, मैंने विधान कानून बनाना। तो जो कानून को बनाता है, देखिए ये लोकसभा है, ठीक है, और हमारे यहाँ पे हमारे देश में जो संसद है उसमें कानून बनता है, तो लोकसभा और राज्यसभा, तो इसको जो है विधायिका कहते हैं। तो पूरे देश में जो ये सांसद चुन के आते हैं वो लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और कानून को ड्राफ्ट के रूप में यहाँ पे पेश किया जाता है, उस पर चर्चा होती है और चर्चा होके अगर उस पर सहमति बनती है तो वो कानून जो है लोकसभा और राज्यसभा उसको जो है ये कानून बना के, ठीक है, राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। अब अगला आता है, तो इनका विधायिका का काम है, ठीक है, विधायिका यानी कानून को बनाना। अब कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका में देखिए पहले होते कौन कौन है। कार्यपालिका में आपकी जो गवर्नमेंट होती है, इसमें राष्ट्रपति भी, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो ये कैबिनेट होती है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो पूरे मंत्री होते हैं, वो सारे के सारे जो है कार्यपालिका में आते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है आपको जो मैंने दिखाया है ये केंद्र स्तर की कार्यपालिका है। ठीक है, केंद्र सरकार की कार्यपालिका है। राज्यों में भी राज्य स्तर की कार्यपालिका होती हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या है कि देखिए कानून बन गए, ये विधायिका ने कानून बना दिया, अब जो राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे तो ये कानून पास हो जाएगा। और साथ ही साथ जो ये क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव, ये क्या कहते हैं गवर्नमेंट होती है, उस कानून को जो है पूरे देश में लागू करती है। ठीक है, तो ये कार्यपालिका का काम होता है। कोई कानून बन जाए तो अब उसको लागू कराने की भी जिम्मेदारी तो होती है। तो जो पूरा जिस चीज़ के लिए कानून, जिस एरिया के लिए कानून बनता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको जो है लागू करवाती है। तो ये राज्य स्तर पे भी और केंद्र स्तर पे भी। अब अगला अंग होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका देखिए आपने देखा होगा कि अलग भाई जब क्या कहते हैं 2-3 अंग जो है हमारे लोकतंत्र के हैं, तो इनमें आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, आपस में टकराव भी होगा। अब टकराव होगा तो किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है, ये निर्णय कौन करेगा? तो हमारे संविधान में इस टकराव को रोकने के लिए, नहीं तो क्या होगा देश चल ही नहीं पाएगा।
तो इस टकराव को रोकने के लिए क्या किया गया है, न्यायपालिका बनाया गया है। तो न्यायपालिका जो इसमें न्यायपालिका में भी देखिए जो है सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट हमारा, ठीक है, उसके नीचे होता है हाई कोर्ट्स। हर राज्य में जो है हर राज्य में हाई कोर्ट हैं और कुछ राज्यों में कुछ 2 राज्यों को मिला के हाई कोर्ट हैं, ठीक है। और फिर तीसरे स्तर पे जो है आपके जिला कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, और फिर लोकल लेवल पे जो है न्याय पंचायत भी होती हैं कहीं कहीं कुछ जिलों में, कुछ कुछ ग्रामीण स्तर पे, ठीक है। वो लोकल गांव के उसको पंच वो बैठ के उसको निपटारा करते हैं। तो ये हमारे यहाँ की जो है जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी सिस्टम इस तरीके से है। तो इनका काम है न्याय करना, विवाद का निपटारा करना। और साथ में एक चीज़ और है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, अगर सुप्रीम कोर्ट के अगर हमारे देश में केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया है, ठीक है, या राज्य ने कानून बनाया है, तो वो कानून क्या संविधान के अनुसार बना है या नहीं बना है। उसमें ऐसा तो नहीं कि कानून में जो है संविधान की अवहेलना की गई है। अगर संविधान के वो संवत है, संविधान के अनुसार बनाया गया है, ठीक है, इस बात की जांच जो है सुप्रीम कोर्ट करता है। और अगर कहीं भी लगता है कि नहीं ये संविधान के किसी भी अनुच्छेद का या किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन करता है, तो वो कानून नल एंड वॉइड हो जाता है, वो कानून जो है वो माना नहीं जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी कोई गवर्नमेंट भले ही कोई कानून बना दे, ठीक है, तो जब उसका सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वो ये फाइनल कि कानून जो है वो रहेगा या जो है वो खारिज हो जाएगा। तो इस बात का निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी मामले जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आप एक शब्द सुनते हैं विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ये जो है विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइज करना, यानी कि जो आपकी शक्तियां हैं किसी एक जगह पे ना रख के अलग अलग लोगों में उसको बांट देना, शक्तियों का बंटवारा। जैसे अभी देखिए यहाँ पे हमारे संविधान के अनुसार जो है जो शक्तियाँ हैं केवल सांसदों के अंदर संसद में दी गई हैं, नहीं, संसद को शक्ति को दी गई है कानून बनाने की, और उसको लागू करने की, उसको पारित करने की जिम्मेदारी दी गई है जो है कार्यपालिका को, एग्जीक्यूटिव इसे कहते हैं, एग्जीक्यूटिव को दी गई है। और अगर इनमें कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको निपटारा करने के लिए, ठीक है, उसकी जांच करने के लिए जुडिशरी है, जिसे न्यायपालिका कहते हैं। तो इस तरीके से इनमें क्या होता है, शक्तियों का संतुलन रहता है, कोई बिल्कुल किसी दूसरे के ऊपर हावी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये चेक एंड बैलेंस के उस पर चलता है, वरना क्या होगा कि अगर कोई इतना पावरफुल हो जाएगा तो जो है क्या होगा, वो सब पे अपनी मनमानी करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से शक्तियों का जो है डिसेंट्रलाइज किया गया है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, किसी एक में शक्ति ना निहित होकर वो अलग अलग अंगों में जो है वो बांट दी गई है, ठीक है। अब एक होता है सत्ता का बंटवारा, पावर शेयरिंग क्या है, ठीक है। और कुछ लोगों के दिमाग में पावर शेयरिंग मतलब क्या इसका मतलब सत्ता के टुकड़े कर देश को कमज़ोर करना है। तो बच्चों, मैं इसके लिए कहूँगा कि ऐसा नहीं है जो आगे मैं बताने चल रहा हूँ। असल बात इसका मकसद होता है कि एक देश में बहुत तरह के लोग होते हैं, अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग होते हैं, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग होते हैं, अलग अलग पहचान के लोग होते हैं, अलग अलग उनकी अलग अलग बनावट होती है क्षेत्र के हिसाब से। तो क्या होता है, अगर क्या होगा कि एक ग्रुप के पास सारी शक्तियां आ जाएंगी, दूसरे ग्रुप को जो है कुछ शक्तियां नहीं रहेंगी, उन्हें नौकरी में अवसर नहीं मिलेगा, उन्हें सत्ता में या जो भी सरकार बनेगी उसमें उनको मौका नहीं मिलेगा, तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो है उनके अंदर ये भावना आएगी कि हमारे साथ जो है ये गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। तो अगर क्या होगा कि सत्ता में सबको शामिल किया जाएगा तो सभी लोग जो है उससे खुश रहेंगे, ठीक है, और अपने ग्रुप के हितों की बात जो है ये सरकार से करवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल जो है हम लोग लेते हैं, जो आपके हमें पढ़ना है वो है 2 देशों के बारे में। 2 देशों का इसमें जो है दिया गया है, एक जो है बेल्जियम है, ठीक है, और दूसरा श्रीलंका है। अब बच्चों इसके बारे में देखिए, बेल्जियम के बारे में पहले जान लीजिए। बेल्जियम, ये जो मैप दिख रहा है आपको, ये मैप यूरोप का है, ठीक है। यूरोप में ये देखिए जो है पश्चिमी यूरोप के ये जो देश हैं, इनमें ये जो देखिए ग्रीन कलर का है, रेड कलर से उसको मैंने घेरा किया हुआ है। तो इसमें ये जो है इसको बेल्जियम है, ठीक है, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, ठीक है। तो इसके किनारे देखिए जो है यहाँ पे, इसके ऊपर देखिए क्या कहते हैं, नीदरलैंड है नॉर्थ की तरफ, और इसके जो है ईस्ट में जर्मनी है, ठीक है।
इसके साउथ में देखिए फ्रांस है, ठीक है। तो ये 3 और इसके, ठीक है, और ये इधर एक जो है क्या कहते हैं, हाँ, तो ये 3 देशों से ये चारों तरफ से 3 तरफ से घिरा हुआ है। और इसके बाद इसके वेस्ट में जो है आप देख रहे हैं ये इंग्लिश चैनल है, ठीक है। ये पूरा जो है क्या कहते हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरे यूरोप में स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, तो ये मैप आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें ये बेल्जियम की लोकेशन आप देख लीजिए और इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि बेल्जियम के पड़ोसी देश कौन कौन से। हमने देखा था नीचे फ्रांस है, ठीक है, इसके जर्मनी है, ठीक है, और आपका ये जो है नीदरलैंड है, ठीक है, और ये आपका नॉर्थ सी है। तो इसके ये पड़ोसी देश 3। अब ये जो तीनों क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है कि जो बेल्जियम की लैंग्वेज होगी, भाषा होगी, तो जो पड़ोसी देश होता है उसकी जो बॉर्डर वाला एरिया होता है, तो उन पे बाहर जो पड़ोसी देश उसका असर, उसकी लैंग्वेज का असर यहाँ पे पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है जो ये नीदरलैंड है, नीदरलैंड में की जो लोग हैं उनकी भाषा डच होती है, तो इस एरिया के जो लोग होंगे वो डच लैंग्वेज बोलते होंगे। अब जैसे इधर ये जर्मनी है, तो जाहिर सी बात है इस तरफ के जो लोग होंगे वो जर्मन बोलेंगे। अभी जैसे फ्रांस है, तो फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, तो यानी कि फ्रांस से सटा हुआ जो एरिया होगा वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाएगी, आपके दिमाग में आ गया, फ्रेंच। तो फ्रेंच यहाँ पे बोलने वाले लोग होंगे। तो देखते हैं, तो देखिए ये देखिए आपको जो है डच, ये जो फ्लेमिश एरिया है, एरिया का नाम है और डच लैंग्वेज का नाम है, ठीक है। फ्रेंच ये जो है ये पूरे एरिया में जो है आपका फ्रेंच बोली जाती है, और जर्मनी से सटे हुए एरिया में जर्मन बोली जाती है। बच्चों इनका ये जो है 59% हैं जो डच बोलने वाले सबसे ज़्यादा, और 40% जो फ्रेंच बोलने वाले हैं, ठीक है, इनकी संख्या उनसे कम है। और सबसे कम केवल 1% लोग जर्मन बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये देश जो है क्या होगा कि देखिए अब जाहिर सी बात है इसमें मेजॉरिटी जो है डच हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग जो जैसे फ्रेंच हैं, तो फ्रेंच लोग बहुत यहाँ पे जो है रिच लोग थे, अमीर लोग थे, ठीक है, और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। और आप जानते हैं कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो होंगे तो हर चीज़ में उनकी जो है वो क्या कहते हैं, वैसे तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास जो है रिसोर्सेज भी हैं, संसाधन भी हैं, और जो है पढ़े लिखे भी हैं। लेकिन फिर भी जो है ये लोग बड़ी समझदारी से एक दूसरे की, मतलब कि जो वहाँ पे गवर्नमेंट है वहाँ पे हर चीज़ में ये लोग शेयर करते हैं कि इस गवर्नमेंट बनेगी तो गवर्नमेंट में भी दोनों ये मतलब कि जो मेजर लैंग्वेज वाले हैं वो इन्वॉल्व होंगे, जो गवर्नमेंट जॉब्स होंगी उसमें भी सबको इन्वॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि लोगों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं, लोगों में झगड़ा नहीं होगा। अब दूसरा केस देखते हैं जो श्रीलंका का है। यहाँ पे देखिए श्रीलंका में, देखिए श्रीलंका पहली बात ये कहाँ पे है, आप एशिया जो है महाद्वीप है, एशिया कंटिनेंट, तो एशिया का इसको ये मैंने दक्षिण एशिया का भाग लिया है। दक्षिण एशिया में इंडिया, भारत के नीचे देखिए ये जो छोटा सा है श्रीलंका है, ये एरो बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो ओशन आपको ये जो दिख रहा है ये पूरा ये इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, ठीक है। तो इसमें जो हिंद महासागर का ये एरिया है। अब इसमें देखिए श्रीलंका में जो श्रीलंका का अगर मैप देखेंगे तो ये इंडिया से सटा हुआ एरिया है, इसका उत्तरी एरिया, और ये इसका दक्षिणी, ये पूरा जो है आपका, ठीक है, ये दक्षिणी एरिया। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर में है और जो ये वाला जो है वाइट कलर में दिख रहा है, यहाँ पे तमिल्स रहते हैं, और जो ये रेड कलर में आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपको तो क्या कहते हैं सिंघली रहते हैं। तो अगर मेजर हम देखें तो मेजॉरिटी जो है यहाँ पे सिंघली हैं, ठीक है, और माइनॉरिटी जो है वो लगभग 14%, ठीक है। इंडियन तमिल और जो है श्रीलंकन तमिल को मिला के, ये श्रीलंकन तमिल है, ये इंडियन तमिल, इनको मिला के जो है वो 14% रहते हैं। अब बात आती है इंडियन तमिल यहाँ कैसे पहुँच गए। तो आपको पता है कि हमारा देश गुलाम, जब ये अंग्रेज़ यहाँ पे थे तो ये ट्री प्लांटेशन वगैरह के लिए जो है यहाँ पे से लेबर्स लेके जाते थे तमिलनाडु, ये जो बिल्कुल सटा हुआ है इसके बाद तमिलनाडु है, तो यहाँ से लेबर्स लेके जाते थे। तो इस वजह से कुछ इंडियन तमिल्स भी यहाँ पे हैं, ठीक है। तो जो तमिल हैं वो ज़्यादातर हिंदू हैं और मुस्लिम हैं, और जो सिंघली हैं
वो बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। आपको पता है कि श्रीलंका में, आपको याद होगा कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म कैसे फैला। तो इंडिया से ही जब सम्राट अशोक, तो उनके बेटे जो है और बेटी, ये इन्होंने जो है बौद्ध धर्म का यहाँ प्रचार किया। तो यहाँ पे मेजॉरिटी लोग जो है बौद्ध धर्म मानते हैं, 74%। ठीक है, तो ये देश भी गुलाम था। और 1948 में जब ये देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो अब देखिए सिंहली लोग 74% थे। तो इन्होंने क्या किया, जो सिंहली भाषा थी उसी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया। ठीक है, तमिल जो माइनॉरिटी थे, जो अल्पसंख्यक थे, उन्होंने भाषा को तवज्जो नहीं दिया, उसको मौका उसमें नहीं दिया। ठीक है, तो अब एक बात सोचिए, आप किसी ऐसे देश में रह रहे हो, आप जिस भाषा को बोलते हैं उस भाषा को जो है कोई वैल्यू नहीं दी जाए। ठीक है, उसको आप जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट बने, आपकी भाषा जो बोलते हैं उनको मौका ना दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? तो आपको लगेगा कि हमारे साथ जो है अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है। तो कुछ समय बाद धीरे धीरे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, तो लोग जो है इस चीज़ का विरोध करेंगे। और यही चीज़ श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में क्या हुआ कि लोग जो है सड़कों पे उतरने लगे और यहाँ पे गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध आते ऐसी स्थिति ऐसी आ गई कि पूरा श्रीलंका जो है मतलब ये गृह युद्ध की चपेट में आ गया। और ये जो उत्तरी भाग है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने, जो तमिल लोग थे, इन्होंने तमिल ईलम यानी तमिल सरकार बनाने की जो है, इन्होंने अलग अलग पार्टियाँ बना के तमिल सरकार बनाने की ये जो है समय समय पे ये कोशिश करते रहे। और गृह युद्ध के माध्यम से जो है सरकार ये गृह युद्ध जो है धीरे धीरे पूरे देश में इनको दबाने के लिए, इनका क्या कहते हैं, सरकार ने पूरी जो सिंघली गवर्नमेंट थी दबाने की पूरी कोशिश करी। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने काफ़ी पहले, अगर आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछिएगा तो LTTE एक वो थी, ठीक है, LTTE ग्रुप था। ठीक है, तो वो जो है उसने काफ़ी ये क्या कहते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ काफ़ी भयंकर जो है संघर्ष किया। ठीक है, और फाइनली 2009 में, अभी लगभग 11 साल पहले, तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई क्या कहते हैं समझौता हुआ और गृह युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए जब कोई देश जो है इस तरीके से अपने माइनॉरिटी, अपनी जो अल्पसंख्यक है उनकी बात नहीं सुनती है, तो इस टाइप की स्थिति जो है पैदा होती है। अब देखिए, तो देखिए श्रीलंका में अभी जिसकी मैंने जिक्र, बहुसंख्यकवाद था। बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या हुआ है कि जो बहुसंख्यक होते हैं, मेजॉरिटी वाले होते हैं, वो माइनॉरिटी को जो है उनको राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना, उनको नौकरियों में मौका ना देना। ठीक है, तो होगा क्या, असंतोष आएगा, फिर वो गृह युद्ध में तब्दील होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जो है फिर फाइनली जो है समझौता होके, ठीक है, जब अब उनको मौका मिला तो फिर वो सहमति बन गई। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं जो है बेल्जियम में। बेल्जियम की देखिए जिस तरीके से श्रीलंका में जो है गृह युद्ध जैसे हालात, गृह युद्ध हुआ, क्या बेल्जियम में हुआ? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़ी समझदारी से काम लिया था। उन्होंने बीच में जो है लगभग 4 मेजर जो है क्या कहते हैं अपने संविधान में संशोधन किए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर दिए। ठीक है, जिसमें ये था कि भाई जो वहाँ की संसद थी, वहाँ पे जो डच और फ्रेंच होंगे उनके समान जो है, उनके सांसद जो है समान दोनों होंगे। ठीक है, दोनों की संख्या जो है सेम होगी, दोनों बराबर संख्या में उसमें होंगे। ठीक है, कोई कानून ऐसा बने, मेजर जो कानून बनेंगे, ठीक है, जो दोनों पार्टियों को, दोनों समूहों को मंजूर हो, तभी वो कानून बनेगा। ठीक है, इसके साथ ये वहाँ के राज्य थे, ठीक है, और शक्तियाँ राज्यों को ट्रांसफ़र कर दी गई, संघीय ढांचा बनाया गया। संघीय ढांचे में क्या होता है, केंद्र होती है, उसकी अपनी शक्तियाँ होती है, और फिर राज्य सरकारें, हर राज्य में राज्य सरकारें होती हैं, उनकी अपनी शक्तियाँ होती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के जो है अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से जैसे भारत में देखिए, भारत सरकार होती है, ठीक है, उसके अपने शक्तियाँ हैं। राज्य में सरकार, जैसे अभी दिल्ली में देखिए, दिल्ली में केजरीवाल की अपनी सरकार, यूपी में योगी सरकार है। तो इस तरीके से सब अपने राज्य, मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों को उन शक्तियों के जो संविधान में दी गई है उनके अनुसार राज्यों को चलाते हैं। ठीक है, अब और यहाँ जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, वहाँ पे जो है दोनों समूहों, क्योंकि वहाँ पे दोनों समूह के लोग हैं, तो वहाँ पे दोनों समूहों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। और एक चीज़ है, यहाँ पे जो तीसरे स्तर की सरकार होती है, जैसे इंडिया में तीसरे स्तर की सरकार होती है ना, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट या पंचायत, तो वहाँ पे जो पंचायत होती है, वहाँ पे पंचायतों में क्या होता है, एक ही प्रकार के, एक समूह के लोग चुनते हैं। जैसे फ्रेंच वाले होंगे तो फ्रेंच वाले लोग चुनेंगे। ठीक है, और उनका काम होगा कि उनकी संस्कृति, क्योंकि जो है
हर समूह की अपनी संस्कृति होती है, अपनी भाषा होती है, अपनी शिक्षा होती है। तो बेसिकली जो है वो तीसरे स्तर की जो समूह चुनती है, तो वो अपने समूह के लिए क्या कहते हैं नियम कानून बनाते हैं, संस्कृति से संबंधित, कल्चर से रिलेटेड, या लैंग्वेज हो गया, भाषा, या जो है शिक्षा से संबंधित जो है वो कानून बनाते हैं। तो इस तरीके से जो भी देश इस तरीके से जो समझदारी बेल्जियम ने दिखाई, उस तरीके की समझदारी दिखाते हैं, तो वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम रहती है। और जो गलती जो है श्रीलंका टाइप के देश लोग अगर करते हैं, तो वहाँ पे अशांति होती है, और शांति होती है तो जाहिर सी बात है, अगर कहीं पे गृह युद्ध छिड़ेगा तो वहाँ पे उद्योग धंधे नहीं पनपेंगे, ठीक है, लोगों को रोजगार चला जाएगा, अशिक्षा बढ़ेगी, ठीक है, भूखमरी बढ़ेगी। लेकिन जब आप जो है मिल के समझदारी से काम लोगे, तो शिक्षा का बढ़ावा मिलेगा, रोजगार बढ़ेंगे, सबको अवसर मिलेगा, ठीक है, और शांति से पूरा देश चलेगा। अब बात आती है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। अभी आपने एग्जाम्पल देखा, सत्ता की साझेदारी ना करने का क्या नुकसान था और साझेदारी करने के क्या फ़ायदे थे। तो जाहिर सी बात है, हर कोई चाहेगा कि सत्ता की साझेदारी करे, ताकि सबको समान अवसर मिले, सबको रोजगार के अवसर मिले, सबके हितों की सुरक्षा हो, और किसी समूह को जो है बेगाने जैसा जो है उसको महसूस ना हो, ठीक है। अब आपके बुक में एक जो है खलील, एक लेबनान देश के बारे में जो है, उसमें एक लड़का है, ठीक है, जिसके पापा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं और उसकी माँ सुन्नी मुस्लिम है। तो और वहाँ पे काफ़ी पहले जो है लेबनान में गृह युद्ध हुआ, ठीक है, वहाँ मुस्लिम और जो है ये क्या कहते हैं क्रिश्चियन आपस में लड़ते रहे। तो फिर बाद में उनमें समझौता हुआ। तो ये उस गृह युद्ध के बाद समझौता होने पे क्या हुआ कि भाई जो राष्ट्रपति बनेगा वो कोई कैथोलिक या क्रिश्चियन जो होगा, क्रिश्चियन बन जाएगा, और जो प्रधानमंत्री वहाँ का बनेगा वो कोई सुन्नी मुसलमान बनेगा, ठीक है, उप प्रधानमंत्री कोई ईसाई बन जाएगा, और वहाँ का संसद का अध्यक्ष जो है मुसलमान बनेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, दोनों मुसलमानों और ईसाइयों को जो है मौका दिया गया, ठीक है, ताकि एकदम फिक्स उनके संविधान में लिख दिया गया। लेकिन खलील क्या हुआ था, उसके पापा जो है ईसाई थे और उसकी माँ जो है मुस्लिम थी। तो अब उसके लिए मुश्किल ये था कि वो कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि ना अब वो मुस्लिम है या ईसाई, ये निर्णय नहीं क्लियर नहीं है। तो ये खलील की उलझन है। अब आप इसमें सोचिएगा, ठीक है, कि क्या खलील चाहता है, क्या वहाँ की व्यवस्था बदले, तो क्या आपके अनुसार बदलना चाहिए, ठीक है। और आप जानते हैं कि जैसे अगर 50 साल पहले ये समझौता हुआ था, तो अब तक वहाँ की पॉपुलेशन भी बदल चुकी होगी। जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ की बढ़ चुकी है। तो क्या नियम बदलने का क्या असर होगा, वो भी आपको देखना होगा। कि चुनाव करवाओगे तो जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वो चुने जाएंगे, जिनकी पॉपुलेशन कम होगी वो नहीं चुने जाएंगे। तो क्या पुरानी व्यवस्था को बहाल रखना चाहिए या नई व्यवस्था लानी चाहिए, आप सोचिएगा। उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आप सोचिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आती है सत्ता की साझेदारी के रूप। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी अलग अलग रूपों से की जा सकती है। तो हम लोग 4 तरीके से जो है बात करेंगे। एक तो है कि जो क्या कहते हैं विभिन्न ये सत्ता के जो विभिन्न अंग हैं, डेमोक्रेसी के विभिन्न अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन पे जो है ये समान स्तर पे रहकर जो है ये इनको अलग अलग शक्तियाँ दी गई, जो मैंने अभी चर्चा की थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कार्यपालिका जो है जो कानून बना है उसके अनुसार जो है देश को चलाना। विधायिका का काम है कानून बनाना, और न्यायपालिका का काम है कार्यपालिका और विधायिका में जो कॉन्फ्लिक्ट, जो क्या कहते हैं उनमें झगड़ा उत्पन्न होता है, उनको जो है उसको निपटारा करना, ठीक है। इसके अलावा जो है विभिन्न स्तर पे जो है सत्ता का बंटवारा। विभिन्न स्तर मतलब जैसे केंद्र स्तर की सरकार हो गई, राज्य स्तर की सरकार हो गई, या लोकल सरकार हो गई। तो अलग अलग स्तर की सरकार है, उनमें जो है शक्तियों का बंटवारा हो। भाई केंद्र को कुछ शक्तियाँ दी गई है, राज्य को कुछ। यहाँ पे केंद्र पे आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और राज्य स्तर पे दिल्ली में जो है केजरीवाल जी की सरकार है। तो संविधान में केंद्र सरकार को कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, और राज्य स्तर पे राज्य सरकार को कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, और उन्हीं के दायरे में रह के वो काम कर सकते हैं। अच्छा, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच हो सकता है। उदाहरण देखिए, बेल्जियम में मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे जो तीसरे स्तर की सरकार है, वहाँ पे वो भाषा, संस्कृति और शिक्षा के लिए काम करती है। तो उसी समूह के लोग चुनते हैं उसको, और वो उस समूह के भाषा, शिक्षा और जो है संस्कृति के लिए, कल्चर के लिए काम करती है, ठीक है।
इंडिया में इस टाइप के एग्जांपल आप सोचिएगा कि कौन है जो वहाँ पे किसी समूह के लोग ही उसको चुनते हों और वो समूह के लिए काम करती हो, सोच के बताइएगा। ठीक है। और सत्ता, अब चौथा है सत्ता का बंटवारा विभिन्न दबाव समूह विभिन्न दबाव समूह आपने जानते होंगे, जैसे किसानों का समूह है। ठीक है। अभी आपने सुना होगा किसान, हरियाणा में जो है किसान आंदोलन हुआ। ठीक है। छात्रों का समूह हो गया, छात्र आंदोलन होता है। या जो है जो क्या कहते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ का समूह है। तो कभी कभी ये समूह मिल के जो है आगे चल के पार्टी के रूप में भी पार्टी बना लेते हैं और चुनाव भी लड़ते हैं। अभी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा, 2011 में एक भारत में बहुत बड़ा आंदोलन चला था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो है। ठीक है। जिसमें अन्ना हजारे जी ने जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया और बाद में जो है ये उनमें से एक पार्टी जो है आम आदमी पार्टी के रूप में आई और जो दिल्ली में अभी शासन कर रही है। ठीक है। तो विभिन्न दबाव समूह जो है वो भी जो है क्या कहते हैं, अलग अलग पार्टियों के रूप में वो चुनाव लड़ते हैं। ठीक है। और कभी कभी ये जो है दो दल आपस में मिल के साझे की सरकार भी चलाते हैं। जैसे अभी आप देखिए बिहार में जो है सरकार चल रही है, वहाँ पे बीजेपी और जो है जेडीयू वो दोनों मिल के जो है सरकार चला रही हैं। ठीक है। तो वहाँ पे वो देखिए सत्ता का जो है साझा का एक अच्छा उदाहरण वहाँ पे आप देखिए। तो ये देखिए विभिन्न स्तर, यहाँ पे विभिन्न स्तर की सरकारें हैं। जैसे केंद्र स्तर की सरकार है, देखिए यहाँ पे केंद्र में जो है नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ जी हैं। तो ये सब जो है ये केंद्र सरकार है। यहाँ पे राज्य सरकार में देखिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और भी अन्य मंत्री जो है। तो ये जो है ये क्या है, राज्य सरकार है। ऐसे और दूसरे राज्यों की भी सरकारें हैं। ठीक है। और तीसरे स्तर की इसमें मैंने दिखाया नहीं है, जो लोकल आप देखते हो ग्राम पंचायत होती है, गांव में मुखिया प्रधान होते हैं, या जो है शहरी क्षेत्र में जो है काउंसलर्स होते हैं। ठीक है। वो उस एरिया के लिए कार्य करते हैं। तो ये अलग अलग स्तर की, तो सबसे ऊपरी स्तर पे जो है केंद्र सरकार, उसके नीचे स्तर पे जो है राज्य सरकार राज्यों के लेवल पे होती है, और क्षेत्र स्तर पे जो है ये पंचायत या जो है म्यूनिसिपैलिटी होती है। ठीक है। अब दबाव समूह का एग्जांपल आप देखिए, ये दबाव समूह का ये जो है इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक समूह था। ठीक है। और आज मतलब कि फिर आगे चल के एक पार्टी के रूप में तब्दील हो गई। तो इस तरीके से जो है ये चैप्टर जो है आपका समाप्त होता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके मन में उठता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।